अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिसीव सो मैनी पॉजिटिव मैसेजेस ऑन माय व्हाट्सएप एंड कमेंट सेक्शन, यू नो, व्हिच इंक्रीज माय ब्लड। तो बीइंग अ टीचर, अगर आपको कुछ अच्छे रिस्पांस मिल जाएं स्टूडेंट्स की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एनी हाउ, आज की हम अपनी इस वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऑलरेडी रिसीव हुए हैं कमेंट सेक्शन में और फिर व्हाट्सएप पे भी, उनको सारों को मैंने कंपाइल करके आपके लिए आज की वीडियो बनाई है, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे इटली स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट है, अपॉइंटमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रेशो बताई आपको, और फिर कुछ हार्श रियलिटीज़ बताएंगी जो एजेंट्स और सोशल मीडिया पे आपको नहीं पता चलती। आप उनको लाजमी देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी सारी अपडेट्स जो है ना वो मिलती रहे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैन आई शो माय मामू बैंक स्टेटमेंट ऑफ 35 लाख। अच्छा, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने ये मेमो कहा है या मामू कहा है, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूजन है थोड़ी सी। तो अगर आप अपने मामू की बैंक स्टेटमेंट दिखाना चाह रहे हैं तो ये आप दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार चेक लिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि चेक लिस्ट में भी रिसेंटली हमें पता चला था कि ब्लड डोनेशन ही सिर्फ जो है ना वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप शो करवाना चाहते हैं अपने मामू की बैंक स्टेटमेंट, तो उसके अंदर आपने स्पॉन्सर लेटर और डेफिनेटली एफआरसी आपने साथ लगानी, और इन सारी चीज़ों को आपने लाजमी टेस्ट करवाना है, एफए अपोसाइल करवाना है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिथुआनिया से मुतल्लिक है इस बच्चे का। लिथुआनिया एम्बेसी थाईलैंड में है, वहाँ से अप्लाई करें तो एक बार ही जी, एक बार आपको जाना होगा, लाजमी जाना होगा, और आपको वहाँ पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे, और उसके अलावा बायोमेट्रिक्स। उसके बाद जब आप ये जमा करवा देंगे देन आपको जो है ना वो ईमेल या फिर कोरियर के थ्रू जो है ना आपका डिसीजन रिसीव हो जाएगा। सर, अगर मैं किसी से 30 लाख उधार लूँ, बैंक स्टेटमेंट को प्रूफ करने का तरीका लिथुआनिया के लिए। देखिए जी, आप उधार लें या आप अपने कहीं से भी आप सेविंग डालें, उसका एक सोर्स पता होना चाहिए कि आपने ये पैसे लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप उधार लेते हैं ना, तो उधार में लिखेगा लोन एग्रीमेंट का एक स्टाम्प पेपर बनेगा, वो उसके साथ लगेगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि ये पैसे आपने उधार लिए हैं और इस पर्पस के लिए, ठीक है। स्पॉन्सर्ड लेटर यानी जिससे आपने लिया है, ये जस्ट एक फॉर्मल चीज़ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। जिससे पैसे लिए उसका, इसके नाम का एक आप वो बनवा लीजिए, स्पॉन्सर लेटर बनवा लीजिए, जस्ट फॉर सेफ्टी। इसके अलावा कोई नहीं, अगर अदरवाइज वो ऊपर वाला जो एग्रीमेंट है वो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आप अगर आप ये एकदम से रकम डलवाते हैं ना, तो इसमें मैंने पहले भी बताया था बहुत शक व शुबात पैदा हो जाते हैं। और बैंक स्टेटमेंट आपको बार बार बताता हूँ, इस चीज़ को काइंडली अपने जहन में रखिए कि मोस्टली जो वीज़ाज इस साल रिजेक्ट हुए हैं उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि लोगों ने, स्टूडेंट्स ने बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो सही नहीं दिखाई, जिसकी वजह से वीज़ा से रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। हर कंट्री की वीज़ा जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ यूके की। देखिए, यूके बैंक स्टेटमेंट मांगता है, वो फ्रेश भी चल जाती है, 1 महीना पुरानी भी, 10-15 दिन पुरानी भी चल जाती है, और उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन ना हुई हो वो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। आप उन्होंने आपने उसमें सिर्फ फंड शो करवाने के, इसमें 70 लाख 80 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। इटली आपसे मांगता है 6 माह की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट, जो मेच्योर बैंक स्टेटमेंट होती है। तो मैंने इसलिए लास्ट टाइम बताया था कि लोग कहते हैं कि जी इटली स्टडी फ्री है, तो मुझे बताएं, अगर इटली स्टडी फ्री है तो ये जो सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो फिर ये कौन करेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई थी ना, ये स्टडी इन इटली, क्या ये बिल्कुल फ्री है, इसको भी एक बार लाजमी देखिए ताकि आपको कुछ और रिलेटिव्स का पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर, अगर हम किसी रिलेटिव से अकाउंट में पैसे डंप करा लें और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ से ऊपर की हो तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या बनेगी इसकी। बिल्कुल ठीक है, ये वही बात है, आप किस रिलेटिव से करवाएंगे। जिस रिलेटिव से भी करवाएंगे उसके नाम का आप एफिडेविट बनवा लेंगे, बस बात खत्म होगी, ठीक है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आप लिख देंगे, उसका एफआरसी लगा देंगे। अब आप इसको शो कैसे करेंगे, आप इसको एज अ गिफ्ट भी शो कर सकते हैं कि आपको गिफ्ट मिला है, ठीक है, रिश्तेदार ने आपको गिफ्ट दिया है ये, ठीक है। और या फिर आप उसको लोन एग्रीमेंट पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि बैंक में जो आप पैसे डालेंगे उसकी कोई तो रीज़न होनी चाहिए ना,
कि ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मैंने वो चोरी करके पैसे डाल दिए। तो कोई एक स्पेसिफिक रीज़न आपको बतानी पड़ेगी कि ये पैसे इस चीज़ के मिले हैं, ठीक है? और जो रिलेशनशिप है आपका, जिस बंदे से आपने पैसे वो रिलेशनशिप आपने प्रूव करना है। सिर्फ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली पे स्लिप है, सेल डीड लगेगी, एंड बैंक लोन सेक्शन लेटर भी शामिल होगा अगर आपने लोन के तौर पर लिए हैं। एक्सप्लेनेशन लेटर में वो डेफिनेटली जिसने भी आपको दिए वो ये लिखेगा कि ये रकम मैंने इस वजह से दी है, गिफ्ट दी है या स्टडी का लोन दिया है, वट एवर। अब ये सारी जब चीज़ें हो जाएंगी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने नोटराइज करवाना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है? इसको नोटराइज के बगैर नहीं लेके जाना, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, सर जो एफिडेविट नोटराइज होगा वो भी ओपोसाइल करवाना है और जस्ट ट्रांसलेशन वाला करवाना है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी। प्लीज़ बार बार क्वेश्चन ना किया करें। उसकी वजह ये है कि एक ही क्वेश्चन अगर बार बार होता है तो दूसरे जो क्वेश्चन है बहुत सारे वो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्किप हो जाते हैं, ठीक है? आप वीडियो पूरी मेरी देखा करें ताकि आपको सारी डिटेल पता चले। आपने पूछा सर जो एफिडेविट नोटराइज होगा वो भी ओपोसाइल करवाना है और जस्ट ट्रांसलेशन वाला। मैंने कहा था कि अगर आप ओरिजिनल करवा लेते हैं तो ट्रांसलेशन वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज़ देखें मेरी वीडियो, मैंने बताया था सिर्फ नोटराइज एफिडेविट काफ़ी है। अगर एम्बेसी खास तौर पर कहे कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपोसाइल, तो नोटराइजेशन के बाद आपको अपोसाइल भी करवाना होगा। अगर एम्बेसी ने ट्रांसलेशन ओनली लिखा हुआ है तो सिर्फ आप ट्रांसलेशन करवा लें। तो फिर नोटराइज प्लस ट्रांसलेटेड बाय ट्रांसलेटर से आपने करवाना है। सादा अगर अल्फाज में पूछे तो अगर एम्बेसी ने आपसे कहा है कि आपने उसको अपोसाइल करवाना है तो करवा लें, अगर नहीं है तो नोटराइज जो है ना वो नोटराइज लिखा है तो काफ़ी है, अपोसाइल ज़रूरी नहीं है, ये चेकलिस्ट में लिखा होता है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर क्या नेक्स्ट ईयर 2027 में स्पेन करें, वीज़ा रेशो कैसी है? ये वीज़ा रेशो को यार ना पूछा करें। ये असल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड कर रही होती है कि आपने केस किस तरह का सबमिट करवाया है। अगर आपका केस माड़ा सा है, जानदार नहीं है, तो आप मैं इसमें क्या कहूँ कि आपका वीज़ा 90% लग जाएगा, नहीं, नॉट एट ऑल। आपने अपना केस इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो वीज़ा देने पे मजबूर हो जाए कि नहीं यार ये तो जेन्युइन केस है। लेकिन अगर केस में एक माइनर सी भी भनक नज़र आती है, कोई शक व शुबात, एम्बिग्यूटी नज़र आती है, रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते कि और स्पेन इस वक्त सबसे, आपको बताओ इस वक्त स्पेन और फ्रांस स्टडी वीज़ा सबसे ज़्यादा दे रहा है, आपको मैं बता दूँ, ठीक है? आपकी इतला के लिए अगर आप स्पेन जाते हैं दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन वहाँ पर भी आपको लैंग्वेज बैरियर का जो है ना वो सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, हमें समझ नहीं आ रही कि मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। आंसर जो है ना सर क्या रिटर्न्स और इनकम सोर्स एज होनी एज नहीं देते? मेरे केस गलत मिलता है, फादर स्पॉन्सर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मंथली सैलरी 3 लाख है, एनुअल इनकम 50 लाख है, मैंने 3 सालों और 3 मंथ्स की सॉलिड इनकम प्रूफ प्रोवाइड की है। 3 ईयर्स की रिटर्न्स और इनकम टैक्स रिटर्न्स में कैश नॉन बिजनेस में हर साल 25 लाख तक लिखा जाता है, एक्सपेंस है निकाल कर। नेट एसेट्स 85 लाख के 3 सालों में हमने मई से जुलाई में रिटर्न भरी 24 से 25 की। कैश नॉन बिजनेस में 26 लाख लिखा है। उसके बाद फंड्स पर वर्किंग स्टार्ट की, 7-8 लाख डिपॉजिट करवाया थोड़ा करके जुलाई अगस्त सितंबर में। बाकी सैलरीज होल्ड की। जुलाई अगस्त और सितंबर की बैंक ऑलमोस्ट 23 लाख तक पहुंच गया। फिर अचानक अपॉइंटमेंट आ गई, बैंक स्टेटमेंट 2 सालों की निकलवा ली और सबमिट करवा दी। अब 23 लाख के करीब क्लोजिंग बैलेंस शो हुआ है, तो क्या सॉलिड 3 सालों की इनकम वो एज नहीं देगी क्या? हमारा साल तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, हमने तो सैलरीज भी न्यू साल की होल्ड की है, जुलाई अगस्त सितंबर की। क्या अब रिटर्न में नेट एसेट और सॉलिड इनकम प्रूफ या एज नहीं देंगी क्लोजिंग बैलेंस का मुकाबले में? इसके अलावा 18 मरला प्लॉट और 5 तोला गोल्ड एसेट में डिक्लेयर हैं, साथ में जीपी फंड भी एसेट जो जमा होता रहता है, और साल का डिडक्शन में जो एम्प्लॉयज़ की डिमांड पर इदारा देना है का पाबंद होता है। हमारा 1 साल का जीपी फंड 1 लाख तक होता है। अच्छा जी, पहली बात है कि आपकी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, उसमें अच्छी खासी जो है ना वो ट्रांजैक्शंस हुई हुई है। लेकिन याद रखें एम्बेसी एक चीज़ देखती है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जो उसको वहाँ पर जाके सपोर्ट करेगा। ये एक रेड फ्लैग आपके ऊपर लग सकता है, बाकी जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? फॉर एग्जांपल प्लॉट है, गोल्ड है,
डिक्लेयर्ड एसिड है, रिटर्नें भी आपने दी हैं, स्ट्रॉन्ग इनकम प्रूफ है, ये सबसे बड़ा एज आपके पास है। एम्बेसी सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस नहीं देखती बल्कि डिक्लेयर्ड एसेट्स, जेन्युइन सोर्सेज, इनकम कंसिस्टेंसी और इसको भी ज़्यादा अहमियत देती है। चूँकि आपके वालिद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इस लिहाज से स्टडी इनकम प्लस टैक्स रिकॉर्ड है, एसेट्स भी हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वाज़ह करते हैं। यानी क्लोजिंग बैलेंस कम कम तब हो तब भी अगर सोर्स क्लियर है और इनकम प्रूफ स्ट्रॉन्ग है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल बात ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप इस बात का ख्याल रखें कि क्लोजिंग बैलेंस आपका रिक्वायर्ड चेक लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए और वो 8 से 9,000 यूरो है, इसका ख़ास ख्याल रख लीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ये बिज़नेस वाली है, तो बिज़नेस की जो बैंक स्टेटमेंट होती है इसके अंदर ज़्यादातर जो है ना वो इन आउट होता रहता है और क्लोजिंग बैलेंस वो चेक करते हैं। इसलिए ये आपने आप मैं आपको ज़ाती मशवरा दे रहा हूँ कि आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप प्लीज़ ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, इससे आप मज़ीद जो है ना वो सेफ एज पे चले जाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरा इटली सीजनल वर्क वीज़ा इशू हुआ है 24/10/2025 में, मुझे अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, मैं सऊदी जॉब करता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको ये सीजनल वर्क वीज़ा मिल गया। अब अपॉइंटमेंट का है तो अगला बार अपॉइंटमेंट आपका ऑलरेडी जो है ना वो वर्क वीज़ा इशू हो गया है, तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा वसूल आपको सिर्फ अपने सफ़र की तैयारी करनी है। अगर अभी वीज़ा स्टिकर नहीं लगा तो आपको जद्दा और वीएफ रियाद और इटली एम्बेसी की साइड अपॉइंटमेंट कलेक्शन वीज़ा स्टैंपिंग के लिए लेना होगी। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर उसके अलावा आप वहाँ जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। ठीक है, उस बीएलएस की वेबसाइट पे जाकर वर्क वीज़ा सीजनल मुंतखब करेंगे, पासपोर्ट, वीज़ा अप्रूवल लेटर, वीज़ा फाइल और रेजिडेंस आईडी अपने साथ रखना। आपने अगर पाकिस्तान के जरिए अप्लाई किया गया तो पाकिस्तान एम्बेसी इस्लामाबाद से कलेक्शन करनी होगी। ठीक है, अगर आपने सऊदीया से फाइल लगाई है तो AVFS या BLS इटली सऊदीया से अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको। अगर पाकिस्तान से लगाई तो पाकिस्तान से आपको पाकिस्तान BLS से आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिलेगी। बट इन केस अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, याद रखें आपको अपॉइंटमेंट के लिए इनके ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज़्यादा इशू फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने सऊदी अरब की एम्बेसी से जो है ना वो अप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा जी, सर आइल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन एंड अपॉइंटमेंट। अच्छा, अपॉइंटमेंट को अगर आप साइड पे रखें लेकिन एडमिशन के लिए मैटर्स अलॉट बिकॉज there are very several universities which are asking IELTS or some are just asking for English certificates. तो अगर उन्होंने IELTS मांगा है तो then definitely you have to submit IELTS certificate, otherwise आपको जो है ना वो इंग्लिश सर्टिफिकेट पे भी काम चल जाएगा और MOI पे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्या वालिद के स्पॉन्सरशिप के साथ वालिदा भी स्पॉन्सर सर्टिफिकेट दे सकती है, मतलब दोनों अलग अलग? अच्छा जी, अलग अलग दोनों दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो लेकिन उसके अंदर इनकम ऑफ सोर्स आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बैंक स्टेटमेंट, CNIC, इनकम ऑफ प्रूफ दोनों के अलग अलग होने चाहिए एंड प्लस दोनों के लेटर नोटराइज्ड होने चाहिए। दोनों की जो स्पॉन्सर लेटर हैं वो नोटराइज होने चाहिए। और अगर दोनों स्पॉन्सर हैं तो आपके साथ रिलेशनशिप प्रूफ यानी FRC बर्थ सर्टिफिकेट आपने ज़रूर लगाना। ये तरीका आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। एक तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था, तो अगर इतना लेंथी क्वेश्चन हुआ करे उसको आप पार्ट्स में जो है ना वो पूछ लिया करें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, हंगरी में स्कॉलरशिप है मास्टर्स, बैचलर्स एंड PhD के लिए। वो वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।